क्वेश्चन नंबर 89। यस, डाउट्स रचित? रचित पूछो। Sir, हम्म। for this question, I'm not aware of the current affairs of that time. हम्म। So I took this question as unpreparable and हम्म। I went with HTBC for all the three. शुड इट बी एज सिंपल? एसटीबीसी फॉर ऑल थ्री? इस क्वेश्चन में इतना प्रोसेसिंग पॉसिबल है, फुल सेंटेंसेस हैं। हम मतलब हमको सेंटेंसेस में मीनिंग तो देखना ही चाहिए ना। तुमने सेंटेंसेस को मीनिंग देख के ट्रू बोला, या जस्ट बिकॉज अनप्रिपेरेबल है तो सबको एसटीबीसी बोल दिया? बताओ, क्या कैसे नहीं किया? पढ़ा था, पढ़ के मतलब तो दे ऑल मेड सेंस एंड दस। सर first, बोलो बोलो। sir, in some way they make sense to me, so I went हाँ फिर। and I also हाँ, make use of related, non-related. गुड। हाँ So फिर ठीक they है। make sense to me, so I went with HTBC. फिर ठीक है। ठीक है, देन योर अप्रोच इज फाइन। तहरीर? सर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ ईयू, अगेन ऑन द सेम लाइन रचित। मुझे उस टाइम के करंट अफेयर्स आई एम नॉट अवेयर, बट मैंने एक एक सेंटेंस ऑर्गेनिकली किया। सेकंड एंड थर्ड में सर बोथ ट्रू बोथ ट्रू बोथ फॉल्स वाला एंगल लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम इन्फो दी गई है। एंड आपने बोला था अगर एग्जैक्टली सेम इन्फो अगर दिया यूपीएससी ने, और अगर वो अनप्रिपेरेबल साइट का है, तो अ, तुम उसे मतलब ये ऑप्शन एनालिसिस में ये लग सकता है बोथ ट्रू बोथ लग फॉल्स। सकता है, मैंने ऐसे बोला था, लेकिन हाँ लगेगा मैं ही भी जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ। मैं भी वही बोल रही, लग हम्म। सकता है वो हम्म। एंगल, तो हाँ ठीक है। मैंने उसको बोथ ट्रू बोथ फॉल्स के अंदर कंसिडर किया। गुड। हम्म। तो अ, ये दो सेकंड एंड थर्ड तो मतलब वो लग गया सर। फर्स्ट मुझे आइडिया नहीं था, तो फिर। मुझे मतलब दो स्टेटमेंट सॉल्व हो गए, बट फर्स्ट में मैं अटक गई कि मुझे नहीं पता क्या होगा फिर इसका आंसर। तो आई वेंट विथ ये दोनों स्टेटमेंट को मैंने बोथ फॉल्स किया, और ये नन जैसा क्वेश्चन लग नहीं रहा था मुझे, तो आई वेंट विथ ओनली वन। हाँ चलो, गुड। इस नन जैसा क्वेश्चन लग नहीं रहा था, सबसे बड़ी बात ये है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये नन जैसा क्वेश्चन नहीं है? गिव मी थम्स अप। शाबाश। ठीक है, चलो सर एक मेरा तो डाउट सही हो ये गया। है हाँ, कि बोथ ट्रू बोथ फॉल्स में बोथ को ट्रू या बोथ को फॉल्स वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखो, पूछना था मुझे। उसमें उसमें तो ग्रे जोन है ही। वी डोंट हैव एनी मेट्रिक या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर टू जज कि इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी है। और तब भी हमको ऑप्शंस एनालिसिस में तुमको देखना पड़ेगा कि भाई, अगर बोथ को ट्रू बोलोगी तो फिर इसमें आंसर ऑल हो जाएगा, और बोथ को फॉल्स बोलोगी तो आंसर वन हो जाएगा। तो गिवन द काइंड ऑफ क्वेश्चन, गिवन द एफर्ट इट इज टेकिंग टू सॉल्व, व्हाट डू यू फील इज ऑल अ बेटर चॉइस देन वन? सर ऑल यही है। नन नहीं होगा इस हाँ। क्वेश्चन पे। हाँ, ये जजमेंट तुमको आने लग गया है तो तभी तुमको होगा, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज देयर। नो, यू कैन नेवर टेल। देर आर क्वेश्चन जब बहुत ट्रू भी होंगे, देर आर हम्म क्वेश्चन जब बहुत फॉल्स भी हो रहे हैं। बट हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है वहां पे, बिकॉज द बिगर फाइट इज कब वन ट्रू वन फॉल्स, कब बोथ हम्म ट्रू बोथ फॉल्स। पहले ये समझना जरूरी है। तो वन ट्रू वन फॉल्स कहाँ संभावना ज्यादा होती है? जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फैक्ट साइड है, स्टैंडर्ड फैक्ट। और जब क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द ब्लू है, तो बोथ ट्रू बोथ फॉल्स भी हो सकता है ना उसमें। लेकिन हम, इट्स नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि हम उस पे इस बेसिस पे कर दे। दैट जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव टू बी ओपन एट, एंड देन यू हैव टू ऐड इट ऑन विद द अदर थिंग्स इन द क्वेश्चन। कितना एफर्ट मांग रहा है, क्वेश्चन का वाइब कैसा है, ऑल नन का पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब देखते हुए एक जजमेंट ले पाओगे। अदरवाइज देयर इज नो क्राइटेरिया। ठीक ओके है। सर। अ, इसमें ऑल नहीं होगा, इसमें नन नहीं होगा। देखो, ये सबसे बड़ा जजमेंट है, सबसे बड़ा अब जैसे रचित फंसा कैसे कि ऑल मार्क कर दिया, टेक्निकली इज नॉट रॉन्ग।
जिस तरीके से उसने ईटी अप्लाई किया दैट्स नॉट रॉन्ग, बट ऑल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। वो एक एक थोड़ा सा, एक क्या बोलेंगे उसको, मेच्योरिटी बोलो, विजडम बोलो, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, इस एनर्जी में जितना रहोगे, वो अब तब आता है। ऐसे एकदम कोई तरीका नहीं है अदरवाइज उसको समझने का। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात जो है, बच्चे इसको इस पे डाउट है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है कि नहीं है। यस, ऑन इट्स फेस इट इज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, बट क्या ये हमारे प्रिपेरेबल जोन का करंट अफेयर्स का है? हम इसको क्या बोलें कि हमने मिस कर दिया होगा, ये वैसा करंट अफेयर्स है, न्यूज में होगा, या ये ऐसा करंट अफेयर्स है जो रियली आउट ऑफ द ब्लू आया है? वन गुड वे ऑफ जजिंग दिस is looking at the kind of information given in the statements, उनका टोन कैसा है और उनका डेप्थ कैसा है। If the statements are very concrete and crisp, there is a better chance that the question might be in like readable zone. अगर concrete sentence है, टोन हार्ड टोन का सेंटेंस है, क्रिस्प सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस है, तो देयर इज अ बेटर चांस। लेकिन अगर वो ही क्वेश्चन में सरफेस लेवल की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा डीप कुछ नहीं पूछ रहा, कॉन्क्रीट एज सच कुछ भी नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सेल्फ कंटेन्ड है, लाइक यू डोंट नीड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू ऐड लाइक टू सॉल्व दैट। स्टैंडर्ड फैक्ट्स में क्या होता है, यू नीड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व इट, नो, बट यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड सेंटेंसेस हैं। और अगर ये बहुत इलेबोरेट हैं, सॉफ्ट टोन के हैं, और या सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा चांस है कि ये प्रिपेरेबल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो यू डोंट नीड टू लूज स्लीप ओवर दिस फैक्ट कि, या डर डर जाओ कि मैंने नहीं पढ़ा होगा, हमारे करंट अफेयर्स में ही नहीं था, बाकी लोगों को पता होगा। दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? थम्स अप इफ यस, फेस इमोजी इफ नो। गुड। दिवेश। हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ सर। मैं अपनी अप्रोच डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे श्योर नहीं है कि मतलब गलती कहाँ हुई, बट सर मैंने इसको वर्ड्स ऑफ मीनिंग से किया सर। क्वेश्चन मैंने ओनली टू किया है आंसर। दोनों में मुझे ये लिमिट्स वाला मुझे ग्रे जोन का लगा, मुझे ज्यादा आइडिया आ नहीं रहा था। तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ग्रोथ पैक की बात की है, तो मैंने लगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग से तो मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने उस हिसाब से फिर ये ट्रीटी का वो किया नहीं कि तो हाँ, और ओनली वो टू लोग। मतलब 2 और 3 ट्रू हैं कि क्या, कौन से सर ट्रू, मैंने 1 ट्रू टू है, एंड थ्री। 2 और 3 ट्रू है? एक्चुअली सर मैं फर्स्ट में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, बट सेम लॉजिक कि ऑल और नन तो नहीं होना चाहिए मतलब, तो उसके वजह से फिर मैंने फर्स्ट वाले को फॉल्स कंसिडर किया। और सर बट ईयू इट की इज बात कर रहा रिलेटेड टू था। बट इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, वन भी तो रिलेटेड ही है फिर। हाँ सर, स्टेबिलिटी के तो फिर सर ऑल ऑल के साइड जा रहा था, और हाँ, मुझे लग रहा था फिर बहुत तो कंफ्यूजन से ये क्रिएट हो रहा कल था। को अगर ऐसा हो, कल को अगर हम्म। ऐसा हो, तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, अपने हंच को कि यहाँ पे ऑल या नन नहीं होगा, या जो सामने दिख रहा है कि यार सब कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड ही तो है? तुम सर फिर किस, तो सर ऑब्जर्वेबल को प्रेफरेंस फर्स्ट यस, देना पड़ेगा ना। यस, ऑब्जर्वेबल, हाँ। ऑब्जर्वेबल को प्रेफरेंस पहले देनी है, बिकॉज जो दिख रहा है उसको नकार थोड़ी सकते हैं। हम्म। तो आंख बंद करने की बात हो गई अदरवाइज, हम्म। राइट? अब अगर हाँ। तुमको फिर भी ऑल मार्क करने की नहीं मन मान रहा तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या है, वन कैन नॉट बी फॉल्स। हम्म। तीनों ओके सेंटेंस सर। में there is a hierarchy. What is the hierarchy? The first sentence is the most concrete and the most clearly related to economic side, बजटरी की वजह से, डेफिसिट वगैरह की वजह से। लेकिन ओके। जो बाकी दो सेंटेंस है वो ज्यादा जेनरिक है ना। यस सर। हाँ, तो एक एक हाँ। डिफरेंस आ गया ना, हायरार्की आ गया ना, 2 and 3 आर ऑन वन साइड हम्म। विच आर जेनरिक, एंड वन इज हम्म। ऑन वन साइड विच इज वेरी कॉन्क्रीट एंड क्लियरली रिलेटेड विद इकोनॉमी। हम्म। तो तुम किसी भी हाल में वन को तो फॉल्स बोल ही नहीं सकते। ओके सर। अब यहाँ पे तुम्हारे कन्विक्शन की बात आ जाएगी कि वन तो ट्रू होगा ही, तो आंसर मैं या तो वन मार्क करूंगा,
या ऑल मार्क करूंगा, बिकॉज हम 2 और 3 में से कोई एक ट्रू है ये भी नहीं बोल सकते। या तो दोनों को ही ट्रू बोलना पड़ेगा या दोनों को ही फॉल्स, बिकॉज ये एक एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा ना इनको। हाँ सर। तुम ये नहीं कह सकते हाँ टेक्नोलॉजी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या वैसे वर्सा, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। पता ही नहीं है तो ओके। दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ सर। अब यहाँ तुम्हारा जजमेंट आएगा, और वो जजमेंट किस बात पे डिपेंड करेगा? कितनी बार प्रैक्टिस करा, कितनी बार गलती किया, कितना एक्सपोजर लिया, इस पे डिपेंड करेगा। अगर मन नहीं हम्म। मान रहा ऑल जाने पे, टेक अ रिस्क विद वन इन दिस केस, बिकॉज वन इज इररिफ्यूटेबल। ओके। और दूसरी बात, ऑल क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर यू गेटिंग दिस हंच कि यार ऑल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में? व्हाट डू यू फील? क्योंकि सर फर्स्ट टाइमर मतलब कोई भी स्टूडेंट होगा ना सर, वो लिमिट्स ऑफ लेवल ऑफ बजट, और दूसरे दो तो सर जेनरिक स्टेटमेंट है, उसमें किसी को ज्यादा डाउट होगा नहीं। हाँ। तो फर्स्ट वाला वो ज्यादा प्रोसेस करने की ट्राई नहीं करेगा सर, वो सब इंस्टिंक्टिवली वही सोचेंगे 3 ही करेक्ट होगा, यस, बिकॉज दिस दूसरा इज द कोई रीजन रीजनिंग हो वाई, नहीं रहा। दिस इज द रीजन वाई ऑल, सब लोगों को लगेगा ऑल मार्क कर देते हैं, ज्यादा सोचेंगे नहीं। बट यू फील इफ दैट काइंड ऑफ, लाइक, is this kind of approach worthy enough of giving 2 marks in this question? नो सर। This is the नो। reason why तुम लोग को ये लग रहा है ना कि all नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो ये जजमेंट तुम्हारा ठीक है। अब ये कन्विक्शन की ओके। बात है कि कितना भरोसा है तुमको तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर। ओके। इसमें इतना हलवा नहीं होना चाहिए। इतना रैंडम क्वेश्चन इन्होंने ढूंढ के, टॉपिक ढूंढ के लाए, भाई बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की चीजें ढूंढने में। हम्म। इन्होंने इतना मेहनत करके इतना रैंडम बनाया क्वेश्चन, और इतना डिस्क्रिप्टिव बनाया, इतना इलेबोरेट बनाया, तो ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझ के तुमको ऑल की तरफ धकाने की कोशिश है। हाँ सर। स्टूपिडली सिंपल होगा चार्ली ऑप्शन। All should be stupidly simple. It's too inviting an option. यस। And then first is irrefutable, ओके। because even if everybody will mark it true, we also will mark it true, because out of the blue question है, तो हम common sense से deal करेंगे out of the blue question को। Will not say stupidly simple in first। ओके। तो first तो true ही होना है, और 2 और 3 को एक साथ ही treat करना है। तो risk अगर लेना है तो false की तरफ जाके risk लेना is better than true की तरफ जाके। ओके सर। Are you getting it, यस सर। सौम्या? सर एक और मतलब मेरा पर्सपेक्टिव था कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया सेकंड स्टेटमेंट में, और थर्ड में टेक्नोलॉजीज, तो वो ऑप्शन मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट में वेस्ट कर रहा है ना यूपीएससी, कहीं ना कहीं फंसाना चाह रहा है वो, बिल्कुल बिल्कुल। इनवाइट कर रहा मतलब है टू कि एंड थ्री आर लाइक काइंड ऑफ रिडंडेंट ओनली। सेम। अगर उसने 2 और 3 में से किसी को ट्रू देना था तो एक सेंटेंस देना चाहिए था, कोई भी एक, एंड देन थर्ड सेंटेंस शुड हैव हाँ। बीन अबाउट समथिंग एल्स। वो रिडंडेंसी क्रिएट yes। कर रहा है ना 2 और 3 में, इसीलिए हमको मजबूर हैं हम दोनों को एक जैसा ट्रीट करने के लिए। एंड सर अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में दोनों दे दिया जाता तो तो शायद हम लोग तब ट्रू बोल ट्रू की तरफ तब ट्रू 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 जाते, बिकॉज वो फिर जनरल है, वाइड है, तब ट्रू की तरफ जाते एक ही में। और तब फिर कुछ और दिया होता उसने, फंडिंग की या कुछ और बात कर रहा होता। एंड सर एक और डाउट था कि एक जो वीरा मेंचिक और हैमिल्टन, तो उसमें तो वो एक्सचेंज कर मतलब एक दूसरे का वो करता है ना, क्रिस क्रॉस जो बोलते हैं। हम्म। बट यहाँ पे तो वो वाला स्ट्रक्चरिंग नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं अलग ही है नहीं नहीं क्योंकि नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं है ऐसे यहाँ पे। वो वहां पे तो स्ट्रक्चर। नेम्स है, मीनिंग का भी इनपुट आएगा, एक एस्पेक्ट है ना। हाँ। ओपन ओपन मतलब क्या, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, सबके लिए ओपन वोमेन। है ना। तो हाँ। बोथ मेल एंड फीमेल मतलब नाम सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल नहीं होना चाहिए। नाम कैन बी हम्म। लाइक टुगेदर, आइडियली शुड बी लाइक बोथ मेल एंड फीमेल का नाम। और जो मेंस ट्रॉफी है उसका नाम एक मेल का मोस्ट लाइकली होगा, और जो फीमेल की ट्रॉफी है उसका नाम किसी फीमेल का मोस्ट लाइकली होगा। नॉर्मली ऐसे होता है ना। यस। तो उसमें एक वर्ड्स है, मीनिंग का भी एस्पेक्ट है, और उसमें ध्यान देने की ये बात है, हैमिल्टन रसल के बीच में डैश है। नाम के हम्म। बीच में डैश का मतलब यही होता है ना, दैट्स नॉट वन नेम। दोनों। हम्म। और उन्होंने दिखाया भी है कि वेरा मेंचिक के बीच में डैश नहीं है, तो वेरा मेंचिक मतलब फर्स्ट नेम सरनेम, और जो यस। हैमिल्टन रसल है सीम्स लाइक 2 डिफरेंट सरनेम्स प्रॉब्ली, है ना। जैसे और फिर तुम उसको रिलेट कर दो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर डैश गावस्कर ट्रॉफी ऐसे लिखा होता है। हम्म। कोई कोई भी ऐसे कोई भी एग्जांपल देख लो डैश वाला।
तो उसमें दो होते हैं। तो यस। मतलब देयर आर वेज ऑफ थिंकिंग इन दैट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन सेल्फ कंटेन्ड है, इसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते। इट हैज लाइक बोथ आर टेक्निकली ट्रू, 2 and 3 आर टेक्निकली ट्रू, बट वो नहीं करना चाहिए उसको, मतलब हमको ऑप्शन एनालिसिस से। ठीक है। और एक और दूसरी बात है, इफ देयर वर अ पैक्ट which allows European countries to share their infrastructure facilities. Now, it is not narrowing down, और मैं यहाँ पे अब इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज जो मैंने बोला हायरार्की है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में बजटरी टाइप वर्ड ऐसे यूज कर रहा है, डेफिसिट वर्ड यूज कर रहा है, ज्यादा नैरो वर्ड है, क्लियरली इकोनॉमी के रिलेटेड वर्ड्स हैं, इरिफ्यूटेबली इकोनॉमिक वर्ड्स हैं, तो हम उसको ट्रू ही बोलेंगे, मजबूरी है। लेकिन 2 and 3 में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो नेसेसरीली इकोनॉमिक नहीं है। आर यू गेटिंग इट? Infrastructure is a very wide word which can mean all types of यस। infrastructure. Technologies is a very wide word which can mean all types of technologies. And अगर, अब एक और लेसन है, अगर किसी सेंटेंस को नैरो भी इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, ये भी बोल सकते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इकोनॉमिक होता है, यस होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, राइट? तो अब क्या बोलें कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या माने कि ये वो इकोनॉमिक वाला ही सिर्फ है, क्या ऐसे मान सकते हैं? इस क्वेश्चन के बाद प्रूफ है कि नहीं जरूरी है कि ऐसे हो। तो लेसन क्या है, जब किसी एक चीज को तुम नैरो भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे यहां पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजीज, ये हुआ नैरो इंटरप्रिटेशन। जो ऑल मार्क करेंगे बच्चे वो इसी इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, रेलवेज, और टेक्नोलॉजीज मतलब वही प्रोडक्शन एक्सेट्रा, वो नैरो पे जा रहे हैं, तभी ऑल पे जा रहे हैं। दे आर अज्यूमिंग दिस मीन्स दैट। तो अगर किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को नैरो भी इंटर, और खासकर कि नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अगर है, आउट ऑफ द ब्लू अगर आया है, तो अगर किसी को नैरो इंटरप्रेट कर सकते हो और सेम चीज को वाइड भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मीन मिलिट्री एंड डिफेंस एंड अदर आल्सो क्रिटिकल आल्सो टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर नैरो एंड वाइड दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है किसी रैंडम चीज में, it's generally better to go for the wider interpretation. ये लिख लेना, if it is possible, लिख लो इसको, if it is possible, just start with this, in case of a non-standard question, in case of a non-standard question, if it is possible to interpret a word oblique sentence in both narrow as well as wide manner, in both narrow as well as wide manner, go for the wide interpretation. Go for the wide interpretation. Getting it, everyone? Give me thumbs up if yes. Raise your hand if there's any problem. बढ़िया, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास एक क्वेश्चन भी है प्रूफ के साथ कि ऐसे करना बेहतर है। तो यहाँ पे उस एंगल से अगर वाइड इंटरप्रेट करोगे तो 2 and 3 बन जाते हैं वुड हैव हर्ड, 2 and 3 बन जाएंगे वुड हैव हर्ड।